गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इससे पहले वीडियो में समाजशास्त्र के उद्भव के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने समाजशास्त्र की अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। अब हम उसके आगे का जो क्रम है उसमें सामाजिक दर्शन से किस तरह से समाजशास्त्र का जो परिवर्तन काल हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा हमने चर्चा की थी, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है समाजशास्त्र की, और साथ ही हमने कंक्लूड करके निष्कर्ष निकाला था कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि समाजशास्त्र क्या है। समाज तथा किसी सामाजिक पहलू एवं घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम समाजशास्त्र के उद्भव में वीडियो की जो पार्ट 2 है इसमें हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक दर्शन से अर्थात सोशल फिलोसॉफी से किस तरह से सोशलॉजी बना अर्थात समाजशास्त्र बना। इसमें हमने एक शब्द यूज़ किया है पारगमन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रांजिशन अर्थात परिवर्तन काल या संक्रमण काल। अर्थात एक जो व्यवस्था होती है या एक जो सिस्टम होता है उससे दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, या एक जो गुड्स फिनिश गुड्स की स्थिति होती है या जो रॉ मटेरियल है, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण में प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में, या किसी भी निर्माण में प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में आने का जो बीच का काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारगमन, परिवर्तन काल या संक्रमण काल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो चर्चा करनी है वह है कि सामाजिक दर्शन से किस तरह से समाजशास्त्र का विषय का उद्भव हुआ। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे पुनः। सबसे पहला तो है कि ज्ञानोदय, समाजशास्त्र के जो विकास है उसका बौद्धिक संदर्भ क्या है, इंटेलेक्चुअल जो संदर्भ है वो क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के संदर्भ में। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों ने ऐसा क्या प्रभाव डाला या ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसके द्वारा समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेंगे ज्ञानोदय, समाजशास्त्र के विकास का बौद्धिक संदर्भ। ज्ञानोदय के बारे में आपने शुरुआती जो कक्षाएं हैं क्लास 6 से लगाकर लगभग अभी तक लगभग इतिहास में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, साथ ही राजनीति विज्ञान, सब जगह आपने पढ़ा होगा। तो ज्ञानोदय जो है वह क्या था? यूरोप में जो आधुनिक युग है, हम अब शुरुआत करेंगे। यूरोप का जो आधुनिक युग है उसका प्रारंभ, जिसे हम कहेंगे वो पुनर्जागरण या नवजागरण से ही माना जाता है। अब पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई? पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो 14वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। इसको ध्यान रखना है आपको। जब इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से लगभग 100 वर्ष तक युद्धरत रहे अर्थात युद्ध करते रहे, तब क्या हुआ? इटली जो है वहाँ पर क्या हुआ? निरंतर रूप से वाणिज्य के माध्यम से आर्थिक समृद्धि हुई। अब जब आर्थिक समृद्धि हुई व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से, तो समृद्धि का जो ये वातावरण था उसमें इटली के जो निवासियों हैं उन्होंने क्या किया? अपनी जो उपलब्धियां हैं अर्थात जो उन्होंने अर्जित किया उसके प्रति उनके गौरव बढ़ा, अर्थात उन्हें प्राउड फील हुआ, एक गौरव फील हुआ कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, जिससे क्या हुआ? उनके जीवन में उत्साह जगा। तो उन्होंने कला, संगीत, स्थापित कला आदि में क्या किया? नए कीर्तिमान स्थापित किए। और यह उत्साह जो है उनका लगभग 1350 से लगाकर 1550 ईस्वी तक रहा, लगभग 200 वर्षों तक निरंतर बना रहा। और इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जागरण का युग कहते हैं। अब ज्ञानोदय जो है वो इस युग का परिणाम ही माना जाता है, अर्थात पुनर्जागरण जो युग था उसी का परिणाम क्या है? ज्ञानोदय का युग है। विद्यार्थियों, विचार जो है, विचार क्या है? विचार भी एक तथ्य है जीवन के। विचार एक बार जब जन्म लेता है अर्थात जो विचार नया सृजन या नया विचार कोई होता है, उस विचार के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो स्वयं को क्या करता है? संशोधित भी करता है और बनाए भी रखता है। और ये जो विचार है यह क्या करते हैं? व्यवहार को जन्म देने में बहुत ज़बरदस्त क्षमताएं रखते हैं। अर्थात विचार जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर पुनर्जागरण में जो विकसित हुए विचार थे वो समाप्त नहीं किए जा सके।
एक श्रृंखला के रूप में वो विचार क्या हुए, निरंतर विकसित होते रहे और वह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। और यही विचार क्या हुए 19वीं शताब्दी में चरम उत्कर्ष पर थे। और वहाँ क्या हुआ, एक नया परिवर्तन आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। हम लोग और भी चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में वीडियो में, तो आप लोगों को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो पाएगा कि किस तरह से जो है परिवर्तन हुआ। तो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय की जो विकास की प्रक्रिया है उसको हम लोग कुछ चरणों में समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। कुल मिलाकर अभी तक जो हमने चर्चा की कि यूरोप में जो आधुनिक युग का प्रारंभ है, जो पुनर्जागरण और नवजागरण से माना जाता है, 14वीं शताब्दी में इटली या उत्तरी इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस दौरान क्या हुआ था, व्यापार और वाणिज्य जो है इसका अधिक से अधिक करके और इटली ने क्या किया था, एक नवीन कीर्तिमान स्थापित किए थे, जिससे उनके उपलब्धियों से गौरव बढ़ा। और गौरव बढ़ने से उनमें क्या हुआ, उत्साह जागा। उत्साह जागने से क्या हुआ, कला, संगीत और स्थापत्य कला जो है उनके नए कीर्तिमान स्थापित किए। और इसी युग को क्या कहा हमने, पुनर्जागरण का युग कहा। और ज्ञानोदय जो है वो इसी का परिणाम है। अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो विद्रोह हुए और किस तरह से बौद्धिक संदर्भ जो है ज्ञानोदय वो पनपा। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसमें है प्रोटेस्टेंट विद्रोह। प्रोटेस्टेंट क्या होता है आपने पहले पढ़ा होगा, जानकारी होगी। प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है या ईसाईयत जिसे कहते हैं, उसकी एक शाखा है। यहाँ पहले कैथोलिक शाखा और होती थी और उसके विरोध में कौन सी शाखा का जन्म हुआ, प्रोटेस्टेंट शाखा का। अर्थात कैथोलिक के अंदर जो विरोध के तत्व थे, अर्थात जो रूढ़िवादी तत्व थे, उनको नकार कर नवीन तत्वों को स्वीकार करके और प्रोटेस्टेंट शाखा की स्थापना की गई। अब ये किस तरह से हुई, क्या घटनाक्रम हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। और ये जो काल रहा 1520 से 1560 तक रहा। चर्च की एक जो रूढ़िवादी विचारधारा थी पुरानी, जिसको हम कैथोलिक कह सकते हैं, उसके विरोध में या उसके प्रतिरोध में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग जो एक सन्यासी थे, ईसाई सन्यासी, और साथ ही वो एक विश्वविद्यालय, विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। इन्होंने क्या किया, 1517 ईस्वी के आसपास चर्च का एक द्वार था, अर्थात कैथोलिक जो चर्च था, उसके ऊपर एक नोटिस टांग दिया और एक 95 लगभग 95 नियम उसमें लिख दिए। अब ये जो नियम थे मार्टिन लूथर किंग ने जो लिख के और चर्च के सामने लटकाए, ये नियम कहीं ना कहीं जो वहाँ पोप की सत्ता या सत्ता का जो सोपान था उसको अस्वीकार करना था। और मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि ईश्वर जो है वो निष्ठुर नहीं है, वह निसहाय आत्मा को क्या है, उनके पाप के अनुसार दंड प्रदान नहीं करता है। ईश्वर तो क्या है, न्याय और प्रेम की मूर्ति है जो मनुष्य को बचाना चाहता है, वह दयालु है। इससे पूर्व क्या हो रहा था बच्चों, जो पोप या पादरी लोग थे वो लोग क्या कहते थे, धन लेकर मनुष्य के जो पाप हैं उनको स्वीकारोक्ति, अर्थात कि धन अगर पोप के वहां जमा करा देगा तो उसके पाप क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। अर्थात वो क्षमा बेचने का काम कर रहे थे। परंतु लूथर ने क्या किया, मार्टिन लूथर किंग ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया, कटु आलोचना की और 95 नियम का एक नोटिस टांग दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह क्या करेगा, अपने विश्वास के सहारे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक विश्वास करना है और अपने नियम पूर्वक व्यवसाय और विश्वास में लगे रहना है। और पादरी को क्या करना, आदर्श मार्गदर्शन करना है। अर्थात उसने ईश्वर और मानव के बीच में जो एक बिचौलिए का काम था, या ऐसे कह सकते हैं कि जो पादरी थे उसके क्या कहा उसने, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मुक्ति जो है ईश्वर और विश्वास करने वाले के बीच में सीधा मामला है, पादरी का उनके बीच कोई काम नहीं है। साथ ही उन्होंने राजा का जो शासन था वो जो चर्च के अधीन था, उन्होंने कहा कि चर्च और राजा का आपस में कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन जो है वो मुक्त होना चाहिए चर्च के प्रभाव से, और उसकी जो निजी सत्ता है और वो जो कार्य क्षेत्र है उसको उसी के अनुसार काम
करना चाहिए, अर्थात एक ईसाई की भांति उसे शासन करना चाहिए। अब लूथर के जो ये विचार थे, उन्होंने क्या किया, जो बौद्धिक वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उसमें क्रांति पैदा कर दी। और जो जर्मनी के राजा थे अनेक, वो भी उसके समर्थन में आ गए, क्योंकि उनको भी चर्च से क्या चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। और लूथर के कई अनुयायी बन गए और कैथोलिक चर्च जो है उनका क्या है, पोप उसका जो है विरोध करने लगे। अब स्थिति ये बन गई कि लूथर के कई अनुयायी और रक्षक बन गए और उन्होंने क्या किया, अलग से एक चर्च की स्थापना कर दी। और वो जो चर्च की अलग से स्थापना हुई वह क्या बना, प्रोटेस्टेंट धर्म बना, अर्थात ईसाई धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ। और इस विकास के दौरान या इस विकास में जो योगदान दिया उनका नाम है जॉन काल्विन। काल्विन के सुधार, जॉन काल्विन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म का संप्रदाय है उसे विकसित करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। काल्विन कहता है कि मनुष्य तुम अपने कामों से जाने जाओगे, इसलिए तुम्हें आदर्श जीवन के लिए चुना गया है। ईश्वर द्वारा चुना गया किसी भी लाभदायक व्यवसाय में रात दिन अपनी मेहनत करो, ताकि पाप का विचार आपके मन में आए ही नहीं। उसे सीधा साधा जीवन व्यतीत करना है, अर्थात कठिन परिश्रम करना है। और जो भौतिक सुख अर्थात सुरापान, नृत्य, संगीत आदि से क्या रहना है, दूर रहने की आवश्यकता है। ईश्वर उसकी रक्षा करेगा और प्रगति का आश्वासन प्रदान करेगा। यह जो विचारधारा थी काल्विन की, यह सीधी सादी और कर्मकांड और आडंबरों से क्या थी, दूर थी। तो अनेक जो ईसाई प्रोटेस्टेंट लोग थे वो उसके अनुयायी बन गए। हालांकि ये जो प्रक्रिया हमने चर्चा की, इसमें यूरोप के अंदर कैथोलिक मतावलंबियों अर्थात कैथोलिक संप्रदाय को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला, दीर्घ काल तक एक संघर्ष चला। लेकिन हुआ क्या, इस मत से पुनर्जागरण का जो है वो जन्म हुआ। और ऐसा नहीं है कि कैथोलिक लोगों ने अपने में सुधार नहीं किया, कैथोलिक चर्च ने भी अपना खुद का विश्लेषण किया और अनेक सुधार किए। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट जो विद्रोह है उसने क्या किया, एक पुनर्जागरण की आस्था को जन्म दिया। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा, वैज्ञानिक क्रांति के बारे में। अब एक विद्वान हुए हैं मैक्सी। वैज्ञानिक क्रांति क्या है ये तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने विज्ञान को एक्सेप्ट किया है और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा आज तक जो भी हमने आविष्कार किए हैं या यूँ कह सकते हैं कि खोज की है, इसका जो हमने विकास किया है, चरम रूप में हम लोग गए हैं, वह क्या है, विज्ञान की वजह से ही है। अब हम समझेंगे कि वैज्ञानिक क्रांति ने किस तरह से समाज को प्रभावित किया और समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। मैक्सी कहते हैं कि सभ्यता जो होती है उसके बोने के और काटने के मौसम होते हैं, अर्थात कोई भी सभ्यता जो है उसका क्या होता है, शैशव काल भी होता है और उसका एक चरम सीमा पर भी पहुंचते हैं। कुल मिलाकर यूरोप में जो 17वीं शताब्दी है उसने वैज्ञानिक तर्कवाद को जन्म दिया और वही 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, ज्ञानोदय के रूप में प्रस्फुटित हुआ। इस बच्चे को ध्यान रखना है, वैज्ञानिक तर्कवाद का जन्म कब हुआ, 17वीं शताब्दी में हुआ और उसी का जो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, ज्ञानोदय के रूप में प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ। यह वैज्ञानिक क्रांति जो है वो 200 वर्षों के पुनर्जागरण का परिणाम है। इतना आसानी से या एकदम से परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे शनै शनै परिवर्तन हुआ। अब पुनर्जागरण ने क्या किया, मानव जीवन जो है या मानव का जो चिंतन है वह क्या किया, एक लौकिक संसार की ओर मोड़ दिया और जो चर्च के प्रभाव था वो प्रभाव क्या हुआ, कम हुआ और नई दुनिया की खोज की प्रेरणा मिली। 17वीं शताब्दी से पहले क्या होता था, कुछ फिक्स नियम थे, उसी के आधार पर हम लोग काम करते थे, अर्थात चर्च और व्यवस्था जो भी चल रही थी उसके फिक्स सेट नियम थे, उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते थे। परंतु जब 17वीं शताब्दी में तर्क और प्रयोगवाद की ज्ञान की पद्धति पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई तो तथ्यों का अवलोकन किया जाने लगा, वर्गीकरण किया जाने लगा और विश्लेषण करके वैज्ञानिक प्रक्रिया या वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से, जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं, आगमन विधि, इसकी हम लोगों ने या उस समय की जो व्यवस्था थी उसने एक्सेप्टेंस अर्थात उसको मानना या स्वीकार करना शुरुआत
कर दी, अर्थात अंधविश्वास और रूढ़िवादों को लोगों ने विरोध करना शुरुआत कर दी। अब इसकी शुरुआत यूं तो अपन कहें तो कोपरनिकस, जिन्होंने क्या किया था, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर सन 1543 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है। पहले क्या विचार था लोगों के मन में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी शुरुआत यहां से हो गई थी, जिसे हम वैज्ञानिक क्रांति, तर्क या प्रयोगवाद कहते हैं। लेकिन इसकी जो वास्तविक पद्धति या ज्ञान की इस पद्धति को स्थापित करने का जो श्रेय है वो फ्रांसिस बेकन को दिया जाता है, जो एक अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने लगभग 1561 से 1626 तक अपना कार्य किया। बेकन की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है न्यू ऑर्गन। 1620 में इन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की नई पद्धति को प्रतिपादित किया। वो कहते थे, फ्रांसिस बेकन का मानना था कि किसी भी समस्या का हम अध्ययन करते हैं तो जो अध्ययन करने वाला विद्वान है उसको उसके जो पूर्व ज्ञान है और पूर्वाग्रह है, अर्थात जो भी उसके बारे में पूर्वाग्रह है, उस समस्या के अध्ययन करते समय उसको वो त्याग देने चाहिए और समस्या के संबंध में सिर्फ और सत्य के आधार पर ही अध्ययन करना चाहिए। कुल मिलाकर वैज्ञानिक तर्क और प्रयोग का प्रयोग करना चाहिए, क्रमबद्धता का प्रयोग करना चाहिए। अब इस वैज्ञानिक तर्कवाद से क्या हुआ बच्चों? नए आविष्कार हुए अनेक तरह के और नई खोजों का जन्म हुआ, जिसके अंदर हम न्यूटन की बात करते हैं तो खोजों, जो न्यूटन की जो खोज है वही क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। न्यूटन की जो पुस्तक है प्राकृतिक दर्शन का गणितीय सिद्धांत, ये एक प्रसिद्ध कृति है और इस कृति ने विज्ञान के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की। विज्ञानवाद तब से लेकर अब तक निरंतर प्रगति कर रहा है और उसी प्रगति की वजह से मानवीय समाज जो है, जो मानव समाज है, उसमें क्या हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। कुल मिलाकर उस समय जो विज्ञानवाद का प्रभाव था वह आज तक क्या है, कायम है और जो भी हमने प्रगति की है वो विज्ञान के आधार पर ही की है। तो वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया है, समाज के अंदर क्या है, लोगों में परिवर्तन किया। तो पहले क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट विद्रोह हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, वैज्ञानिक तर्कवाद का उदय हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई और फिर क्या हुआ, ज्ञानोदय का युग। अब तीसरा जो बिंदु है हम चर्चा करेंगे, ज्ञानोदय का युग। अब ज्ञानोदय के युग में क्या हुआ, पुनर्जागरण में जो भावनाएं उपजी थी, जैसा हमने पहले भी कहा 17वीं शताब्दी में, वह विचार जो है प्रौढ़ होकर, अर्थात बड़े विचार होकर यूरोप में 18वीं सदी में देखने को मिले और यूरोप के इतिहास में ज्ञानोदय का युग कहा जाने लगा। अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, सामाजिक और जो राजनीतिक समस्याएं थी उनको एक नए दृष्टि से विचार करने लगे थे लोग। जो दृष्टिकोण पहले से बिल्कुल अलग था, एक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जो चिंतन था उसको क्या है, एक नवीन दिशा प्रदान की। और इतना ही नहीं, जो कई कृतियां हुई यूरोपीय राष्ट्रों में वो क्या बन गई, अलग अलग पुस्तकें या अलग अलग विचारों, क्रांति का आधार बन गए। अर्थात कहाँ सृजन की बात कर रहे थे और कहाँ क्रांति हो गई। आगे हम और चर्चा करेंगे इस पर। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो इन जो कृतियां हैं, अर्थात उस समय के जो बौद्धिक चिंतन थे उन्हीं का परिणाम थी। और उन विद्वानों में जो हम चर्चा करेंगे, वोल्टेयर का नाम भी प्रमुख आता है। ये एक बुद्धिजीवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने खूब व्यंग्यात्मक लेख लिखे, उपन्यास लिखे और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो असमानता व्याप्त थी उसमें को जनता को क्या किया, जागरूक किया। और उनकी जो आलोचना थी उसका विशेष आधार था चर्च। चर्च के द्वारा जो भी अंधविश्वास गढ़ा गया उसकी वो विशेष आलोचना करते थे। इसी श्रेणी में जो दूसरे विद्वान है वो मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इनमें जो प्रकृति और सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तुलनात्मक व्याख्या की गई। मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि
सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की भांति ही सामान्य नियमों द्वारा संचालित होती है और इसकी खोज जो है हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा कर सकते हैं। अर्थात समाज का जो उदय है वो प्राकृतिक है और स्वाभाविक है। मानव की स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं जैसे भूख, मौत, शांति, सुरक्षा, और ये सब आवश्यकताएं मानव अकेले पूरा नहीं कर सकता है। इसी से समाज का उदय हुआ और उन्होंने राज्य के अनूप स्वरूपों पर भी वर्णन किया है और उस राज्य की तीनों शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। कुल मिलाकर मॉन्टेस्क्यू जो है वो वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव सामाजिक विज्ञान के जनक थे और विज्ञान के दर्शन शास्त्र के प्रथम विचारक भी माने जाते हैं। अब वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के बाद ज्ञानोदय के युग के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो ज्ञानोदय के युग के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन हम करते हैं और इसमें ध्यान रखना है आपको कि हॉबलॉक और रूसो जो है उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा था कि राज्य से पूर्व अर्थात राज्य नहीं का उदय नहीं हुआ था, तब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र था और स्वशासन का अधिकार था और इसके बाद एक पारस्परिक समझौते के द्वारा क्या हुआ, राज्य की नींव पड़ी और समझौते की जो सभी व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से किया और शासन व्यवस्था की शुरुआत की। कुल मिलाकर सामाजिक समझौते के जो चिंतक थे इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो राज्य की उत्पत्ति है या राजा की जो देवी उत्पत्ति है वह नहीं हुई, समझौते के आधार पर जो है वो राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो जो नागरिक थे, साधारण नागरिक यूरोप के, उनके मन में ये जब विचार, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो विचार थे वो एक साधारण और सामान्य विचार थे और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं उन्होंने इस विचार को वैज्ञानिकता की प्रमाणिक कसौटी पर खरा नहीं उतारा था, यह उनकी कल्पना मात्र थी। परंतु यह उतना ही सत्य था कि विद्वानों की जो कृतियों ने जनमानस का जो बौद्धिक आधार था उसको एक बेस प्रदान किया, एक आधार प्रदान किया, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और राज्य के ऊपर जन श्रेष्ठता की अनुभूति हुई। अर्थात स्टेट से ऊपर कौन हुआ, जन श्रेष्ठता हो गई। और उस समय का जो यूरोप था उसमें साधारण नागरिक को उनकी बातें न केवल सरल और सीधी सादी लगी बल्कि उन विचारों के प्रति उनकी अटूट आस्था और श्रद्धा बढ़ गई। अब ज्ञानोदय द्वारा जागृत जो नव चेतना है उससे राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार हो जाएंगे, ऐसा माना था। लेकिन राजतंत्रों, सामंतशाही तथा विकसित होते हुए पूंजीपति अभिजात वर्ग के संघर्ष के कारण यह आशा पूरी नहीं हो पाई। ज्ञानोदय का एक तरह से देखें तो योगदान क्या था, ऋणात्मक था। क्यों ऋणात्मक था? क्योंकि ज्ञानोदय क्या चाहता था, आवश्यक सुधार चाहता था, एक चर्च की जो सत्ता है उसको नष्ट करके। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हो गया, क्रांति हो गई। तो ज्ञानोदय को एक तरह से सफल ही कहा जाएगा। एक विद्वान हुए मैक्सी, वो कहते हैं कि ज्ञानोदय का जो युग है वो अपने लक्ष्य के प्रति तो असफल हो गया, लेकिन इसका महत्व इस बात से नहीं कि किस चीज की रचना की और किस चीज की इसमें नष्ट किया। इसका लक्ष्य सुधार था और इसका प्रभाव क्या हुआ, क्रांति हुई। इसने चाहा था, अर्थात ज्ञानोदय ने चाहा था कि धीरे धीरे जो है समाज तर्क और सत्य पर आधारित हो और उसने उस सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया जिसने सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर जिसे वह बचाना चाहता था। अर्थात 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो बुद्धिजीवियों ने बीज बोए थे वो एक बवंडर के रूप में उत्पन्न हुए और इसी के जो परिणाम कुछ भी क्यों न हो, लेकिन समाजशास्त्र के विकास की इसने नींव रख दी। अगला बिंदु है 19वीं शताब्दी की बौद्धिक सृजनता। 19वीं शताब्दी की जो बौद्धिक सृजनता है उसके बारे में जैसा हमने कहा कि विचार जो है कभी समाप्त नहीं होता है। विचार क्या है, निरंतर संशोधित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है और विचारों में जीवित रहने की क्षमता होती है और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अर्थात विचारों की कभी मृत्यु नहीं होती, वो संशोधित रूप में विकसित होते रहे। अब पुनर्जागरण की आत्मा, विज्ञानवाद और ज्ञानोदय के माध्यम से जो विकास हुआ और जो
जन जागृति आई, जो डेवलपमेंट हुआ, वह 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, नई विचारधाराओं के रूप में प्रस्फुटित हुआ। कुल मिलाकर ज्ञानोदय और समाजशास्त्र के विकास का जो बौद्धिक संदर्भ है, उसमें प्रोटेस्टेंट विद्रोह, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय का युग और 19वीं शताब्दी की बौद्धिक सृजनता, ये सब मिलाकर और समाजशास्त्र के विकास में योगदान देते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो ब पॉइंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के रूप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।